डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज के सेशन में हम आपका रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है उसका नेक्स्ट सेशन देखेंगे। दैट इज व्हाट इज हाइपरटेंशन, एंजीना पेक्टोरिस क्या होता है, साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है, एंजियोप्लास्टी क्या होता है। ये सारी चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का सेशन देखने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले प्रीवियस वाला सेशन जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस सेशन से ही आज का सेशन कनेक्टेड है और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत वेटेज है। तो ये हर बार मैं बोलती हूँ कि इस पूरे चैप्टर का सेशंस आपको देखना कंपलसरी है। मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल द वीडियोस, यू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड देन यू प्रोसीड फर्दर। सो अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले हाइपरटेंशन का यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। देखो, अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा है तो आज का सेशन समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। और ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इट इज सेल्फ स्टडी वाला पार्ट। सो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, हम इसको फटाफट समझ लेंगे कि क्या होते हैं। जहां पर वर्ड डिफिकल्ट होगा उसका मैं मीनिंग बताऊंगी। सो मेक श्योर कि आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था। हाइपर मीन्स मोर एंड हाइपो HYPO, हाइपो मीन्स लेस। तो जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमको थियोरी में क्या दिया गया है। persistently raised blood pressure, persistently means suddenly and on a large amount, मतलब जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। so persistently raised blood pressure higher than the normal is called hypertension। मतलब जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा है। नॉर्मल प्रेशर का रेंज क्या होना चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज 120/80 मिलीमीटर पर मिलीमीटर मर्क्यूरी mmHg, ये हमारा रीडिंग है नॉर्मल ब्लड प्रेशर का। 120/80, 120 is systolic and 80 is diastolic pressure. So this is our reading which is 120/80। इससे ज्यादा अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 के ऊपर जाता है, मतलब अगर ब्लड प्रेशर 140/90 के रेंज में आता है, इट मीन्स दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर हार्ट डिसऑर्डर ड्यू टू विच द ब्लड इज being pressurized into the arteries. Okay, so hypertension is known as increased blood pressure. 140/90 mmHg is called as threshold of hypertension and 180/120 mmHg and higher readings are dangerous to the health। देखो हमारा नॉर्मल रीडिंग कितना है 120/80, नॉर्मल रीडिंग कितना है 120/80। इससे अगर 140/90 का रीडिंग आया तो ये आपका डेडलाइन हो जाता है, ये आपका थ्रेशोल्ड बोला गया है। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 120 से थोड़ा सा बढ़ रहा है, 140 135 तक आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी थोड़ा ज्यादा वर्कआउट कर रही है या बॉडी में थोड़ा सा ब्लड का प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, जैसे जैसे उसके आर्टरीज के वॉल थिक होते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ना नॉर्मल है। आप ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, ज्यादा वर्कआउट करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना नॉर्मल है, लेकिन ये आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने लेवल तक, कितनी क्षमता तक हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सो दिस इज द थ्रेशोल्ड कैपेसिटी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। दिस इज द बाउंड्री लाइन। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द बाउंड्री लाइन। इससे ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा, अगर 180/120 ऐसा ब्लड प्रेशर अगर देखने को मिला तो दिस इज कंसिडर्ड एज डेंजरस लेवल टू हेल्थ। ये इतना अगर लेवल हमको ब्लड प्रेशर का देखने मिला तो हम क्या बोलते हैं इसको, दैट दिस इज द डेंजर साइन। इतना ब्लड प्रेशर है मतलब हार्ट हमारा सीरियसली डैमेज्ड है, हमारे हार्ट का चेकअप कराने की सख्त जरूरत है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो रहा है। ओके, सो 140/190 mmHg is called as the threshold of hypertension। ये थ्रेशोल्ड होता है, बाउंड्री लिमिट होता है। एंड 180/120 mmHg एंड हायर रीडिंग्स, इतना रीडिंग या इससे हायर रीडिंग अगर आया तो इसका हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, दैट देयर इज डेंजर टू द हेल्थ। इट में डैमेज दी हार्ट, ब्रेन एंड किडनीज। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारे बाकी के ऑर्गन्स को डैमेज बढ़ने की चांसेस हैं। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए हमको फिर रेडी रहना पड़ेगा। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, डैमेज टू हार्ट, डैमेज टू ब्रेन एंड डैमेज टू किडनीज। ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो इंसान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, जिसके वजह से अल्टीमेट रिजल्ट डेथ हो सकता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है। अंडर द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन heart uses more energy for pumping which causes angina pectoris। what is angina pectoris, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, इसके आगे इसका मीनिंग दिया गया है। angina pectoris मतलब क्या होता है, द चेस्ट पेन ड्यू टू लोअर्ड ब्लड प्रेशर
due to lowered blood supply to cardiac muscles and it may lead to myocardial infarction. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वर्ड को अंडरलाइन करो. मायोकार्डियल मतलब क्या होता है? हार्ट के मसल्स. मायो मीन्स मसल्स एंड कार्डियल मीन्स हार्ट मसल्स. हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी डेथ, मसल्स के टिश्यू की डेथ को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. मायोकार्डियल मीन्स हार्ट मसल्स एंड इन्फार्क्शन मीन्स टिश्यू डेथ या नेक्रोसिस आप बोल सकते हो. सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मीन्स डेथ ऑफ द टिश्यू ऑफ हार्ट मसल्स. कब होगा ये? जब आपके हार्ट का ब्लड सप्लाई स्लो हो जाएगा. देखो, हार्ट को जब फ्रेश ब्लड धीरे धीरे मिलेगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन सप्लाई स्लो हो गया है. ऑक्सीजन सप्लाई स्लो हो गया है तो सेल्स ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो रहे हैं, मतलब सेल्स को फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है. और सेल्स को अगर फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे करके वो ड्राई होने लग जाएंगे, वो डेसिकेट होने लग जाएंगे, डिहाइड्रेट होने लग जाएंगे, और जिसके वजह से सेल्स की डेथ हो जाएगी. और सेल्स की डेथ होगी, पहले एक सेल की डेथ होगी, फिर 2 सेल की डेथ होगी. ऐसे करते करते बहुत सारे सेल्स की डेथ हो जाएगी. बहुत सारे सेल्स की डेथ होगी तो टिश्यू की डेथ होगी. टिश्यू की डेथ होगी तो मसल की डेथ हो जाएगी. धीरे धीरे करके आपका हार्ट ही पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा. तो यहाँ पर क्या बोला गया है हमको? अंडर द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है. हार्ट को फटाफट ब्लड देना होता है तो हार्ट अपने पास ब्लड रख ही नहीं पाता है. तो इसके वजह से क्या होता है? अंडर द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन हार्ट यूजेस मोर एनर्जी. हार्ट क्या कर रहा है? ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है ब्लड को पंप करने के लिए. हार्ट यूजेस मोर एनर्जी फॉर पंपिंग विच कॉजेज एंजिना पेक्टोरिस. पंपिंग के वजह से हार्ट अपनी पूरी एनर्जी यूज कर रहा है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स थक जाते हैं. देखो, अगर एक दिन में आप अचानक से 1000 स्किपिंग करोगे, एक दिन में अगर आप 1000 बार कूदोगे, 1000 बार स्किपिंग रोप के साथ रस्सी उड़ी खेलोगे, तो डेफिनेटली आपके पैर के मसल्स में स्ट्रेन आ जाएगा, पैर के मसल्स दुखने लगेंगे. क्योंकि जो चीज आप कभी नहीं करते वो अचानक से आपने की तो आपकी बॉडी उस चीज को लेकर यूज टू नहीं होती है और वो अचानक से फिर आपके सेल्स उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं. तो उसी तरीके से जब हार्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे हार्ट के ऊपर हार्ट की सारी एनर्जी यूज हो जाती है. हार्ट की सारी एनर्जी यूज हो जाती है तो हार्ट के मसल्स थक जाते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होने लगता है. So the heart it leads to angina pectoris, the chest pains due to lowered blood supply. अब जब चेस्ट का पेन होगा, जब हार्ट थक गया है, हार्ट के पास जो भी ब्लड आ रहा था वो ब्लड वो सीधा ऑर्गन को सप्लाई कर रहा था, हार्ट अपने पास कोई ब्लड ही नहीं रख पा रहा था. तो इसके वजह से क्या हो रहा था? हार्ट ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है और हार्ट का ब्लड सप्लाई एकदम लो हो गया है. So the chest pains due to lowered blood supply to cardiac muscles and it may lead to myocardial infarction. मतलब हार्ट ने बाकी के टिश्यू को तो जिंदा रखा, फटाफट ब्लड देखे, लेकिन खुद के पास उसने ब्लड को बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया, जिसके वजह से हार्ट के खुद के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला और जिसके वजह से हार्ट के खुद के मसल्स डेड होने लगे, हार्ट के मसल के टिश्यू डेड होने लगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने लगा. अब आगे देखो क्या बताया गया है. देयर आर मोर चांसेस ऑफ ब्रेन हेमोरेज due to hypertension as arteries in brain are less protected by surrounding tissues as compared to other organs. क्या बोला गया है हमको इधर पे कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सबसे पहला रिस्क कौन से आर्टरीज को होता है? ब्रेन आर्टरीज को होता है. कौन से आर्टरीज को होता है? ब्रेन आर्टरीज को. क्योंकि ब्रेन के अंदर जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर ज्यादा कवरिंग नहीं है, उनके ऊपर ज्यादा कोटिंग नहीं है. ब्लड वेसल्स की जो थिकनेस है वो बहुत ही ज्यादा पतली है ब्रेन सेल्स में. ओके, तो जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा और सबसे फटाफट डैमेज कहाँ पर होता है? ब्रेन के ब्लड वेसल्स में होता है, क्योंकि ब्रेन के ब्लड वेसल ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होते. समझ में आ रही है बात? इस वजह से ब्रेन हेमोरेज हो सकता है, मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ब्रेन में कोई आर्टरी बर्स्ट हो सकती है. तो इसीलिए ब्लड प्रेशर का मेंटेन रखना बहुत जरूरी है. और ये ज्यादा पता है किन लोगों के लिए रिस्की होता है? जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो थोड़े से एजेड हैं, जिनका ब्लड प्रेशर फटाक से बढ़ जाता है. समझ में आ रही है बात? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ब्लड प्रेशर को थ्रेशोल्ड लिमिट से कम रखो. नॉर्मल रेंज में आपका ब्लड प्रेशर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके ब्रेन के आर्टरीज सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसके वजह से अगर ब्रेन के आर्टरीज बर्स्ट हो गए तो ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्लड से ही ऑक्सीजन आता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है. और अगर ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया तो फिर ब्रेन के सेल्स धीरे धीरे करके डेसिकेट करके धीरे धीरे वो पैरालाइज्ड होने लग जाएंगे और उधर पे भी नेक्रोसिस होने लगेगा, मतलब वहां पर भी टिश्यू की डेथ होने लगेगी, सेल्स की डेथ होने लगेगी. समझ में आ रही है बात? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना जो ब्लड प्रेशर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम रखना है, ज्यादा नहीं बढ़ने देना है. सो इन किडनी हाइपरटेंशन में कॉज किडनी फेलियर. और किडनी में क्या हो सकता है? जैसे ब्रेन के वेसल्स बर्स्ट होंगे तो ब्रेन हेमोरेज हो सकता है, वैसे ही अगर किडनी के ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगे
तो किडनी फेलियर हो सकता है, क्योंकि किडनी में जो ब्लड वेसल होता है वो ब्लड वेसल क्या करता है, बॉडी के ब्लड को किडनी के पास लेके आता है, किडनी उसमें से फिल्ट्रेशन करती है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है और प्योर ब्लड को वो आगे भेजती है। समझ में आ रही है बात? तो अगर हमने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया अपने ब्लड वेसल के ऊपर तो किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आने की वजह से किडनी का काम टोटली रुक सकता है। जैसे समझो आप घर पे मिक्सर ग्राइंडर चलाते हो, अगर आपने कंटिन्यू 1 घंटे तक उस मिक्सर ग्राइंडर को चालू रखा तो उसकी मोटर बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से वो एकदम से स्टॉप हो सकता है। गाड़ी को अगर हम बहुत देर तक चला रहे हैं, 8 घंटा 10 घंटा 24 घंटे तक अगर हम किसी व्हीकल को चला रहे हैं, उसको बिल्कुल भी हम कूल डाउन होने का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो अंदर के इक्विपमेंट्स मेल्ट हो सकते हैं ड्यू टू एक्सेस हीट। मैं एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझ में आ रही है बात? तो इसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह ही है, हर ऑर्गन को रेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। अगर आप उसको रेस्ट करने के लिए नहीं दोगे तो उसका डैमेज हो सकता है, फेलियर हो सकता है। अब देखो आगे क्या बताया गया है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज अथेरोस्क्लेरोसिस। इस वर्ड को अंडरलाइन करो। अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। अथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स डिपोजिशन ऑफ फैट इन द आर्टरीज। आपका ये आर्टरी है और आर्टरी के अंदर मतलब ये आर्टरी है और यहाँ पर अगर फैट ऐसे डिपॉजिट हो गया है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो स्लो हो रहा है या प्रेशर देना पड़ रहा है ब्लड को, तो इसको हम बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। और ये ज्यादातर ओबेस लोगों में देखा जाता है, जो ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, जिनका बहुत ज्यादा वजन होता है, बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं या जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट स्टोर होता है, उनको अथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज के हिसाब से भी बढ़ती है। ओके, सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अथेरोस्क्लेरोसिस। इन दिस कैल्शियम, फैट कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू गेट्स डिपॉजिटेड इन द ब्लड वेसल्स। तो इस डिजीज में क्या हो रहा है, CAD में क्या हो रहा है, जो फैट टिश्यूज है वो हमारे आर्टरी के ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। इट गेट्स डिपॉजिटेड इन ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट मसल्स मेकिंग द ल्यूमेन नॉरो। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, आपका नॉर्मल ब्लड वेसल इतना मोटा था लेकिन उसके ऊपर फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से अंदर का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब जो अंदर की कैविटी है, पहले इतनी सारी जगह रहती थी ब्लड पास होने के लिए, लेकिन अब फैट डिपॉजिट हो गया है तो अब ब्लड को फ्लो होने के लिए बहुत छोटा सा जगह बचा है। तो पहले जो ल्यूमेन वाइड था अब वो ल्यूमेन नैरो हो गया है। पहले जो वाइड था बहुत ज्यादा ब्रॉड था, अब वो ल्यूमेन पतला हो गया है क्योंकि फैट डिपॉजिट हो गया है, तो ब्लड को जाने के लिए जगह कम बची है। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दैट इज अथेरोस्क्लेरोसिस। देखो दो अलग अलग डिजीजेस हैं, एक अथेरोस्क्लेरोसिस है और एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, उनकी वॉल एकदम से थिक हो जाती है, एकदम से कड़क हो जाती है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, उसके वजह से भी ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और अथेरोस्क्लेरोसिस में फैट डिपॉजिट होता है। दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, याद रखो। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस थिकनिंग ऑफ आर्टरी, अथेरोस्क्लेरोसिस डिपोजिशन ऑफ फैट। ओके, अब आगे देखो क्या बताया गया, एंजीना पेक्टोरिस के बारे में, मतलब चेस्ट पेन के बारे में। Angina pectoris, it is the pain in the chest resulting from a reduction in the blood supply to the cardiac muscles because of atherosclerosis और arteriosclerosis। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि जब आपके हार्ट में चेस्ट पेन होना जब आपके चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, कब पेन होगा हमारे चेस्ट में, जब हमारे हार्ट मसल के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है। तो जब हमारे हार्ट मसल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हार्ट के मसल्स धीरे धीरे करके वीक होने लग जाएंगे, धीरे धीरे करके वहां के मसल सेल्स पैरालाइज्ड होने लग जाएंगे, जिसके वजह से हार्ट धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देगा। और अगर हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो आजू बाजू के मसल्स में पेन फील होगा। ओके, सो उस पेन को हम बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस। मेडिकल टर्म में चेस्ट पेन को हम क्या बोलते हैं, एंजीना पेक्टोरिस। ओके, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर पेन एंड हेवीनेस इन द चेस्ट। और ये कैसे पता चलता है कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, क्योंकि अचानक से आपका जो मतलब आपका जो चेस्ट वाला रीजन है, आपका जो ये रिब केज होता है, चेस्ट हार्ट के आजू बाजू का रीजन, वहां पर अचानक से आपको बहुत ज्यादा हेवीनेस फील होती है, मतलब अंदर से आप रेस्टलेस हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो और आपका मसल धीरे धीरे करके पेन होने लग जाता है। जैसे चींटी काटती है, जब हमको चींटी काटती है, एंट जब बाइट करती है तो कैसे धीरे धीरे करके आजू बाजू के मसल्स में हमको इचिंग और स्वेलिंग दिखाई देती है, वैसे हार्ट में भी धीरे धीरे करके ये पेन स्टार्ट होता है और जब बढ़ जाता है तो इतना बढ़ता है कि इंसान खड़ा भी नहीं रह पाता है। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर पेन, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का पेन होता है, एंड हेवीनेस इन द चेस्ट। द पेन में स्प्रेड टू द नेक, लोअर जॉ, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर। और ये पेन कहाँ कहाँ तक आगे जा सकता है,
चेस्ट से ये पेन स्टार्ट होता है, मतलब हार्ट से ये पेन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके ये नेक की तरफ जाता है, लोअर जॉ मतलब हमारे यहाँ लोअर पार्ट ऑफ द फेस कैन ऑल्सो स्टार्ट पेनिंग, धीरे धीरे करके लेफ्ट शोल्डर या लेफ्ट आर्म दुखना लग जाता है। अब लेफ्ट साइड की बॉडी क्यों दुखती है, क्योंकि हार्ट जो है वो हार्ट का अपर एंड जो है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, तो जिस साइड में हार्ट टिल्टेड है मतलब अपर एंड लेफ्ट साइड में टिल्टेड है और लेफ्ट साइड से ब्लड सप्लाई निकलता है, क्योंकि हमने क्या देखा था हार्ट के लेफ्ट चेम्बर्स प्योर ब्लड कंटेन करते हैं और वहीं से पल्मोनरी आयोर्टा हमारा सिस्टमिक आयोर्टा निकलता है, करेक्ट है। तो हार्ट का जो हेड है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, इस वजह से लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स पहले डैमेज होते हैं और कई बार ड्यू टू एक्सेस प्रेशर ऑन द हार्ट एंड ड्यू टू हार्ट फेलियर, या फेलियर नहीं बोल सकते, ड्यू टू एक्सट्रीम लेवल ऑफ चेस्ट पेन कभी कभी आपकी बॉडी का जो लेफ्ट साइड होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। मतलब जब आप उस पेन को सही समय पे डायग्नोस नहीं करते हो, डिटेक्ट नहीं करते हो, ट्रीट नहीं करते हो, तो उसके वजह से बॉडी का अगर कोई साइड पैरालिस्ट होने के चांसेस हैं तो लेफ्ट साइड सबसे पहले पैरालाइज्ड होता है, लकवा मार जाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई। मतलब अगर प्रॉपर बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो वहां के सेल्स अपंग हो जाएंगे, वहां के सेल्स काम ही नहीं करेंगे। देखो आपको काम करने के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी के लिए आप खाना खाते हो, मैं खाना नहीं दूंगी तो आपके सेल्स खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप वीक होना स्टार्ट हो जाओगे, धीरे धीरे करके कुछ महीनों में मर भी जाओगे, कुछ दिनों में मर जाओगे अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो। उसी तरीके से हमारी बॉडी होती है, बॉडी के सेल्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है जब हार्ट अटैक या चेस्ट पेन, एंजिना पेक्टोरिस जब आप बोलते हो, तो एंजिना पेक्टोरिस जब होता है तो आपका जो पेन है वो नेक, लोअर जॉ, लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म की तरफ बढ़ता है। द पेन यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सर्शन, और ये पेन कब स्टार्ट होता है, मतलब वैसे तो पेन थोड़ा थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ज्यादा कब महसूस होता है ये पेन, जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करके आते हो, जब आप कोई वर्कआउट करके आते हो, तब अचानक से ये पेन ज्यादा महसूस होता है। सो द पेन यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सर्शन व्हेन देयर इज मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द हार्ट। मतलब आप जॉगिंग करके आए हो, जो थोड़े से एजेड लोग होते हैं, थोड़े से ओल्ड सिटीजन्स होते हैं, तो जब वो वॉक करके आते हैं, हैवी वॉक करके आते हैं, या जब आप कोई बहुत ज्यादा काम करके आते हो, कसरत वाला काम करके आते हो, तो आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड पड़ती है, और बॉडी को जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन मिलना कम होगा, हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन मिलना कम होगा तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा, मतलब हार्ट मसल्स जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से हार्ट पे पेन फील होगा। ओके, so the pain usually results from exertion when there is more demand of oxygen by the heart but the supply does not meet the requirement। मतलब हार्ट को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, मतलब हार्ट जो है वो अपनी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करता है, लेकिन हार्ट को उतना ऑक्सीजन सप्लाई मिल नहीं पाता है, मतलब डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई कम है, इस वजह से हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जो अगर सही समय पे डायग्नोस या डिटेक्ट नहीं किया तो इट में ऑल्सो लीड टू हार्ट अटैक, सिवियर हार्ट अटैक एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू द पर्सन्स डेथ। यहाँ तक आपको समझ में आया है? पक्का? आगे बढ़े। ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू। अब देखो आगे हमको क्या बताया गया है, ये जो आगे के दो टॉपिक्स हैं ये आपके 2020 के सिलेबस से ओमिट किए गए हैं, लेकिन ये आपको पढ़ने हैं फॉर 2021 बैच। आई एम सेइंग दिस, 2020 में जो बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे 2021 में बोर्ड्स अपीयर करेंगे उनके लिए ये टॉपिक ओमिटेड है, लेकिन फिर भी छोटा सा ही टॉपिक है, इसको पढ़ लोगे तो भी आपका कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो बच्चे 2021 में 12th में जाएंगे और 2022 में बोर्ड्स देंगे उनके लिए ये टॉपिक कंपलसरी है, उनके लिए ये ओमिट नहीं है। ओके, तो जिनके लिए ओमिट है, जिनके लिए ओमिट नहीं है, सबको ये टॉपिक पढ़ना है बेसिकली। तो देखते हैं इसमें हमको क्या एक्सप्लेन किया गया है। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी मतलब क्या होता है, देखो जब भी आपको ये वर्ड सुनाई देगा या जब भी आप ये वर्ड पढ़ोगे एनजीओ, तो दिस टर्म इज रिलेटेड टू हार्ट। हमेशा ये याद रखना है, एनजीओ या फिर एंजिया, दिस वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू हार्ट। तो एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई स्टडी करते हैं, क्योंकि ग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टडी, विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ और विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर देखो एंजियोग्राफी में हमको क्या एक्सप्लेन किया गया है, एक्सरे इमेजिंग ऑफ द कार्डियक ब्लड वेसल्स टू लोकेट द पोजिशन ऑफ ब्लॉकेजेस इज कॉल्ड एंजियोग्राफी। मतलब जब आपके हार्ट के पास की और जब आपके ब्लड वेसल्स की एक्सरे इमेज निकाली जाती है, क्यों करते हैं हम ब्लड वेसल्स की एक्सरे इमेज क्यों निकालते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारे कौन से आर्टरी पर कहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है, मतलब हमारा ब्लड फ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, हमारा ब्लड फ्लो अगर स्मूथ नहीं हो रहा है, अगर हमारा हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो हमको ये चेक करना रहता है कि कहाँ से प्रेशर आ रहा है और ब्लॉकेजेस कितना है, क्या है। और ये चेक करने के लिए हम ब्लड वेसल्स की एक्सरे इमेज निकालते हैं। एक्सरे इमेज निकाल के हम क्या चेक करते हैं कि आर्टरी, कौन सी आर्टरी में कहाँ पर कौन सा ब्लॉकेज
ब्लॉकेज हुआ है, ताकि उसको हम रिपेयर कर सके, या तो ब्लॉकेज निकाल सके या तो आर्टरी को कट करके नया आर्टरी रिप्लेस कर सके, जो भी सोल्यूशन होगा। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ ब्लॉकेज, मतलब डिपेंड करता है कि अभी अभी ब्लॉकेज होना स्टार्ट हुआ है या पूरी की पूरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है। सो देर आर सेवरल डिग्रीज ऑफ ब्लॉकेज। तो माइन्यूट लेवल का ब्लॉकेज है या मीडियम लेवल का ब्लॉकेज है या बहुत ही ज़्यादा सीवियर ब्लॉकेज है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ ब्लॉकेज, रेमेडियल प्रोसीजर्स लाइक एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी आर परफॉर्म्ड। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि आपका ब्लॉकेज किस तरीके का है उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग हम ऑप्शंस रेकमेंड करते हैं, मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करते हैं या वो अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। तो वो रेमेडियल प्रोसीजर्स क्या हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, देखो आगे पढ़ते हैं एंजियोप्लास्टी में क्या होता है। इन एंजियोप्लास्टी अ स्टेंट, स्टेंट वर्ड अंडरलाइन करो और उधर पे लिखो अ स्मॉल ट्यूब। स्टेंट मतलब क्या होता है, अ स्मॉल ट्यूब। तो एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, अ स्टेंट इज इंसर्टेड एट द साइट ऑफ ब्लॉकेज टू रिस्टोर द ब्लड सप्लाई, while in bypass surgery the atherosclerotic region is bypassed with part of vein or artery taken from any other suitable part of the body like hands or legs। तो देखो क्या बोला गया हमको इधर पे, एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, आपके हार्ट के आसपास की जो भी वेसल, जो भी ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई होगी, अगर ज़्यादा ब्लॉकेज हुआ होगा तो क्या करेंगे, वहाँ पर एक छोटा सा ट्यूब कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, वहाँ पर एक छोटा सा ट्यूब कनेक्ट कर देंगे। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि अगर ये आपका आर्टरी है, यहाँ पर अगर ब्लॉकेज हो गया है तो इस ब्लॉकेज को रिपेयर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ऐसे एक छोटा सा ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं, बीच में एक छोटा सा ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब ब्लड सिर्फ इस ट्यूब के अंदर से जाएगा। सो अगर हम ट्यूब कनेक्ट कर रहे हैं सो दैट इज अ स्टेंट, उसको हम बोलेंगे एंजियोप्लास्टी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंजियोप्लास्टी। लेकिन अगर समझो आपकी आर्टरी जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है, मतलब ऐसे इतना ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो गया है कि ब्लड को जाने के लिए जगह ही नहीं है, तो इस पूरी की पूरी आर्टरी या वेन जो भी आपका ब्लड वेसल है उसको कट करके यहाँ पर नया ब्लड वेसल कनेक्ट किया जाएगा, ताकि वापस से ब्लड सप्लाई स्मूथ हो सके। और वो जो नया ब्लड वेसल हम कट करके यहाँ पर लगाएंगे, वो नया ब्लड वेसल कहाँ से लिया जाएगा, वो ब्लड वेसल लिया जाएगा आपके थाइस के रीजन से, मतलब आपका जो पैर वाला रीजन होता है थाइस का, वहाँ से, या आपके हैंड के जो अपर आर्म्स होते हैं वहाँ से ले सकते हैं। सो बेसिकली क्या बोला गया है हमको इधर पे, दो टेक्निक्स होती है हमारे पास हार्ट ब्लॉकेज रिपेयर करने की, एक होती है एंजियोप्लास्टी, एक होती है बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी में हम छोटा सा ट्यूब कनेक्ट करते हैं, पूरा का पूरा सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, पूरा का पूरा ब्लड वेसल कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक छोटा सा इन्वेजिव सर्जरी है, बहुत ज़्यादा मेजर सर्जरी नहीं होता है, बट येस इट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन रिस्क। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, कोई भी करवा सकता है ऐसा नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। पर्सन डायबिटिक है कि नहीं है, उसकी एज क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका ब्लड फ्लो कैसा है, उसके खाने की आदतें कैसी हैं, सब कुछ मैटर करता है। सो सर्जरी इज़ अ सर्जरी, माइनर और मेजर, एवरी सर्जरी इज़ इंपॉर्टेंट। तो एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, स्टेंट लगाते हैं, एक आर्टिफिशियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं। और बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, जहाँ पर ब्लॉकेज होता है उस ब्लॉकेज वाले रीजन को कट करके वहाँ पर दूसरी आर्टरी या दूसरे वेन का ब्लड वेसल अटैच कर देते हैं, और ताकि नॉर्मल ब्लड फ्लो स्टार्ट हो सके। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। और ये दोनों आते हैं एंजियोग्राफी के अंदर, मतलब पहले हम इमेज, एक्सरे इमेज निकालेंगे, चेक करेंगे कहाँ ब्लॉकेज है, और फिर डिसाइड करेंगे एंजियोप्लास्टी करना है कि बाईपास सर्जरी करनी है। अब यहाँ पर बारी आती है हार्ट ट्रांसप्लांट की। हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब क्या होता है, जब समझो अगर मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है या मेरे हार्ट मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मेरा हार्ट बिल्कुल भी ब्लड पंप नहीं कर रहा है, सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो मेरे हार्ट ने बीट करना स्टॉप कर दिया है, तो क्या किया जाएगा, मेरा हार्ट फेल हो चुका है, एकदम सीवियरली फेल हो चुका है, अगर मेरे हार्ट को रिप्लेस नहीं किया गया तो मेरी डेथ हो सकती है। तो क्या करेंगे डॉक्टर्स, मेरे ब्लड ग्रुप डोनर का जो, मतलब कोई मेरे ब्लड ग्रुप से मैच करने वाला इंसान होगा जिसकी अभी अभी मौत हुई है, मतलब जो अभी अभी मरा है, जस्ट मरा है, और उसका हार्ट हेल्दी कंडीशन में है और उसका ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप के साथ मैच करता है, तो फिर उसका हार्ट मुझे ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो हार्ट ट्रांसप्लांट में क्या बताया गया है, रिप्लेसमेंट ऑफ सिवियरली डैमेज्ड हार्ट बाय नॉर्मल हार्ट फ्रॉम ब्रेन डेड और रिसेंटली डेड डोनर इज कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांट। तो क्या बोला गया है यहाँ पर हमको कि अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा सिवियरली डैमेज्ड हार्ट है और उसके हार्ट को हमको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस हम कैसे कर सकते हैं, किसी ब्रेन डेड इंसान का हार्ट निकाल सकते हैं। ब्रेन डेड मतलब कि जो अभी अभी मरा है, ओके। सो किसी ब्रेन डेड इंसान का हार्ट निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं, या किसी अगर जो ऑलरेडी हार्ट डोनर है जिसने डोनेशन फॉर्म भरा था कि मैं अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ,
जो ऑलरेडी हार्ट डोनर है और अभी अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है तो उसका भी हार्ट हम ले सकते हैं। ओके, तो बेसिकली किसी डेड इंसान का ही हार्ट रिप्लेस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे हार्ट की ज़रूरत है तो किसी जिंदा इंसान को मार के उसका हार्ट निकाल के मेरे हार्ट में डाला जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्रेन डेड इंसान का हार्ट रिप्लेस किया जाएगा, या फिर कोई अगर हार्ट डोनर होगा जिसकी डेथ हुई है तो उसके डेथ के बाद ही हार्ट रिप्लेस किया जाएगा। और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम लिमिट, कि उस इंसान को मर के कितना टाइम हुआ है, क्योंकि उसका खुद का हार्ट भी फंक्शनिंग होना चाहिए, तभी वो मेरी हेल्प कर पाएगा। ओके, so replacement of severely damaged heart by normal heart from brain dead or recently dead donor is called heart transplant. Heart transplant is necessary in case of patients with end stage heart failure and severe coronary artery diseases. जो ऐसे पेशेंट्स जो बस मरने ही वाले हैं, जिनका हार्ट अब बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर झेलने के लायक नहीं है, उनके केसेस में हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको कंपलसरी हार्ट ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ता है, दे डू नॉट हैव एनी अदर सोल्यूशन। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बताया गया है, सिंगल हार्ट अटैक, सॉरी साइलेंट हार्ट अटैक, आई एम सॉरी, क्या बताया गया हमको इधर पे, साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, मतलब कॉमन डिजीज़ आप बोल सकते हो, या कॉमन एक डिसऑर्डर है जो ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें होता क्या है, व्हाट इज़ साइलेंट हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के बारे में तो हमने पढ़ा है, बट व्हाट इज़ साइलेंट हार्ट अटैक? साइलेंट हार्ट अटैक, ऑल्सो नोन एज साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इज अ टाइप ऑफ हार्ट अटैक दैट लैक्स the general symptoms of classic heart attack like extreme chest pain, hypertension, shortness of breath, sweating and dizziness. साइलेंट हार्ट अटैक में क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले एक बात सुन लो, हार्ट अटैक ये इंग्लिश टर्म है। ओके, मतलब आपके हार्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है या आपका हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। लेकिन मेडिकल टर्म्स में हार्ट अटैक को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो साइलेंट हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपके हार्ट में नॉर्मल हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। जब नॉर्मल हार्ट अटैक आता है तो बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं ली जाती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, चक्कर आती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हमको नॉर्मल हार्ट अटैक में देखने को मिलते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक में ऐसा कुछ नहीं होता है। साइलेंट हार्ट अटैक में ना तो बेचैनी होती है, ना ही स्वेटिंग होती है, ना ही सांसें रुकती हैं। साइलेंट हार्ट अटैक में क्या होता है, symptoms of silent heart attack are so mild that a person often confuses it for regular discomfort and thereby ignores it. साइलेंट हार्ट अटैक एसिडिटी के पेन के जैसे होता है, मतलब कभी कभी ये पेन इतना कम होता है साइलेंट हार्ट अटैक का कि हमको लगता है शायद एसिडिटी की वजह से जलन हो रही है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हार्ट अटैक है कि एसिडिटी, और इस वजह से हम इसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। और बहुत बार आपने देखा होगा कि इंसानों को ऑलरेडी 2 माइनर हार्ट अटैक आ चुके होते हैं, मतलब 2 साइलेंट हार्ट अटैक आ चुके होते हैं। थर्ड अटैक उनका इतना बड़ा होता है कि इंसान सीधे मर जाता है। तो वो कंडीशन में फिर इंसान पूछता है अरे लेकिन इनको तो अभी पहली बार ही हार्ट अटैक आया, तो एक्चुअली उनको 2 साइलेंट हार्ट अटैक आके गए होते हैं। तो साइलेंट हार्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा साइलेंट किलर वाला काम करता है, वो पता नहीं चलता है और आके चला भी जाता है, एंड दैट इज़ मोर डेंजरस। ओके, it has been studied that men are more affected by silent heart attack than women because men obviously they do more physical work, I mean majority. okay, majority अगर मैं निकालूँ, एवरेज निकालूँ, तो मेन जो होते हैं वो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जिनके वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, जिनके वजह से उनके हार्ट के ऊपर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जिनके वजह से उनके हार्ट जल्दी थकने के चांसेस होते हैं। सो साइलेंट हार्ट अटैक आर मोस्ट ऑफन ऑब्जर्व्ड इन मेन एज कम्पेयर टू वुमेन। ये एक स्टैटिस्टिक्स है, एक एवरेज निकाला गया है, कंपलसरी ऐसा नहीं है। अलग अलग रीजन, अलग अलग कंडीशंस डेफिनेटली मैटर। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। ये 2020 के लिए जो बच्चे हैं 2020 के बोर्ड में, उनके लिए ओमिट है, लेकिन 2021 में जो बच्चे 12th में जाएंगे उनके लिए ये टॉपिक कंपलसरी है, सबको पढ़ना है, पढ़ लो ना, इंपॉर्टेंट है, बेसिक टॉपिक है, जनरल नॉलेज ही मिल जाएगी व्हाट इज साइलेंट हार्ट अटैक। तो आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। यहाँ पर नो द साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। आकाश मनोज करके चेन्नई के एक छोटा सा स्टूडेंट था 10th स्टैंडर्ड का, उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे साइलेंट हार्ट अटैक भी डिटेक्ट हो सके। ओके, तो उसके बारे में जो बॉक्स दिया गया है पढ़ो, इंटरनेट से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करो। इट इज़ ऑलवेज गुड टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स, टू लर्न अबाउट न्यू पीपल, इट encourages you more. I have tried my best to explain this simple topic in simple language as possible. I hope it will help you, and if you like the video, please click on the like button, do share it as much as possible, and please subscribe to our channel Gyan Lab. Thank you, stay tuned, see you soon.